ओके। तो पीपीआईटी के अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का। तो बेसिकली जो हमने पिछले मिड के अंदर भी मेनली इसका हिस्सा कवर किया था। सारा नहीं किया था लेकिन किया था। लेकिन पिछली बार वो नहीं आया था तो इसलिए उन्होंने फिर से इंक्लूड कर दिया। तो जल्दी से बस रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। बेसिकली यही है कि कोई भी कंपनी है उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। उसकी एनुअल रिपोर्ट में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आ जाती हैं आपकी बैलेंस शीट्स आ जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाती है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये बेसिकली कि शेयर्स कितने आगे पीछे हुए हैं। तो बैलेंस शीट्स जो होती हैं उसके अंदर हम एसेट्स लायबिलिटीज़ और स्टेक होल्डर इक्विटी की बात कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह से दिखती है। उसके अंदर वो करेंट नॉन करेंट एसेट्स वगैरह की डिस्टिंक्शन आ जाती है। और उसके बाद बात हुई थी डिप्रिशिएशन की, कि स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन हम यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जैसे आपने अपने किसी काम के लिए एक कंप्यूटर बनवाया है और ये आपके काम से रिलेटेड है, तो आप कहते हो चलो ये मेरा अंदाज़ा है कि 5 साल चलेगा। फिर आप उसके लिहाज से ना उसकी वैल्यू अगले 5 साल में ना स्केल करते रहते हो कि हर साल वैल्यू बाय 5 जो है उतने यूनिट्स माइनस करते जाते हो उसकी वैल्यू से जब भी आप इस शीट में डालते हो। तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन इन इक्विपमेंट, ये अंडरलाइन करके इन्होंने शो किया कि नेगेटिव वैल्यू है। और ये 9,000 जो ओरिजिनल प्राइस थी उसमें से 3,600 निकाल दिया कि मे बी लाइक ये 2-3 साल इस्तेमाल हो गया, या आहिस्ता आहिस्ता अपनी एंड ऑफ लाइफ के करीब आता जा रहा है, तो हम इसलिए इसकी वैल्यू भी कम करते जा रहे हैं। तो ये हमेशा परचेसिंग प्राइस के ऊपर होती है सारी चीज़ें। अगर इसकी मार्केट में वैल्यू चेंज भी हो जाए तो आप अपनी परचेसिंग प्राइस रखते हो। उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने बेचनी आ गए, मतलब आपके करंट एसेट्स हैं, तो उस केस के अंदर आप अपनी परचेसिंग में रखते हो, ना कि उसके ऊपर कि आप अपने कितने प्रॉफिट रख के बेचोगे। तो ये कुछ चीज़ें तो ये बातें पहले भी लास्ट टाइम हुई थी। इनकम स्टेटमेंट जो होती है उसके अंदर उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जिसके अंदर आप बस बताते हो प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, लॉस कहाँ से हो रहा है। इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप बता रहे हो कि आपके बैंक पूरे साल में क्या क्या आपने एक्सपेंडिचर किया, क्या क्या आपने ख़रीदा, वो किस तरह से सारा आगे पीछे होता गया। चाहे वो इसमें रिप्रेजेंट ना हो रहा हो, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाता है कि एग्जैक्टली कितने पैसे आगे पीछे हुए हैं इस चीज़ के लिए। तो और साथ आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ आ जाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाती है इसमें। अब इससे बात आती है फिर फाइनेंस की। फाइनेंस हम करते क्यों हैं? क्योंकि आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने कोई भी बेसिक सा स्टार्टअप भी बनाना है, आपको खर्चे पे खर्चा आता जाएगा। सैलरीज होंगी, ऑपरेशनल कॉस्ट होंगी, रेंट होएगा, मार्केटिंग के आपको बजट निकालना पड़ेगा। उसके अलावा आपने कुछ लोन्स लिए होंगे, उनका इंटरेस्ट भी आपने पे करना होगा। तो आपका खर्चा ही खर्चा तो और आपको काम करने के लिए भी पैसे चाहिए। और जब काम करोगे पूरा लाइक आधा साल लगा के तो जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, तो असल पेमेंट मिलेगी, वरना तो छोटे छोटे हिस्से ही मिलेंगे। तो इसीलिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात की गई थी। लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी, इसलिए इतना कोई डिटेल में बताने वाली बात नहीं है। ग्रांट्स होते हैं, हार्ड लोन होता है, सॉफ्ट लोन होता है। सॉफ्ट लोन बेसिकली गवर्नमेंट देती है जब उसका कोई प्रोग्राम चल रहा हो। उसके बाद ओवरड्राफ्ट लोन्स होते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन्स बेसिकली होते हैं कि अगर आप अच्छा, हार्ड लोन बेसिकली तब दिए जाते हैं अगर बैंक यकीन कर आपके पास इतने पैसे हों कि आप पे बैक कर सको। ओवरड्राफ्ट लोन्स होते हैं कि अगर आपके पास नहीं भी शो हो रहे ना इतने इस वक्त एसेट्स, वो फिर भी आपको लोन लेने देंगे क्योंकि आपकी बैंक के साथ बात नहीं हो गई होती है। तो ये पहले भी बात हमने की थी, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इक्विटी कैपिटल जो आपके शेयर्स बेच के होते हैं, और ये वो बिजनेस एंजल्स और वेंचर कैपिटलिस्ट सिमिलर आइडियाज़ हैं, जो आपके स्टॉक इन्वेस्टर्स आते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बेसिकली आपकी कंपनी इशू करती है और पैसे लेती है और बाद में फिर कोई बंदा वापस कैश कैश आउट कर सकता है उनसे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आपको अगर कोई भी लोन दे रहा है, आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए होगा। तो ये एक बिजनेस प्लान की एग्जांपल है। लास्ट टाइम ये नहीं डिस्कस हुआ था, तो ये बेसिकली यही है कि एक एग्जांपल दी हुई है एक बंदे की जो
वेबसाइट सर्विसेज ऑफर कर रहा है कुछ आ, एक ख़ास एरिया के अंदर एक मतलब पता नहीं किस चीज़ के लिए एक रिपेयर और मेंटेनेंस सर्विसेज के लिए कुछ इस तरह से है। तो उसने बेसिकली पूरी बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर स्टेट क्या है और वो किस तरह से डिफरेंट करेगा और उसका क्या प्लान है अपने बिजनेस के साथ। तो ये बिजनेस प्लान होता है, कन्विंसिंग होना चाहिए। आप बेसिकली शो करो कि यार ठीक है मैं केपेबल हूँ, मैं कमाऊँगा वगैरह, तो फिर ये मैं लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा मैं वो रिटर्न कर सकूँगा। तो ये बिजनेस प्लान होता है आपका। आगे है गियरिंग। गियरिंग का आइडिया भी काफ़ी सिंपल है। उसके अंदर आप डेट बाय एसेट्स करते हो। तो ये बेसिकली पहले भी बात हुई थी। ज़्यादा गियरिंग बुरी होती है कि ओ इनके तो डेट ही बहुत ज़्यादा हैं बेसिकली। यही है बस। आगे हैं ये चीज़ें भी हो चुकी थी। अब ये हमारा नया टॉपिक शुरू होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेसिकली ये है कि अगर आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, क्या वो डिसीजन अच्छा है या बुरा है, उसको आप मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो उसके लिए एक फंडामेंटल जो फॉर्मूला हम यूज़ करते रहेंगे वो होगा डिस्काउंट फैक्टर का। डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली होता है 1+r⁻−t, या आप इसको कभी कभी लिखा देखोगे 1/1+r⁻t। तो वो भी ऑब्वियसली एक ही बात है। अब यहाँ पे r जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है और t टाइम है। तो बेसिकली रेट ऑफ डिस्काउंट क्या मतलब डिस्काउंट क्या है यहाँ पे, तो बेसिकली अगर आपके पास पैसे हैं और वो ओवर टाइम लेट्स से डी वैल्यू हो रहे हैं, ठीक है, आ, तो फिर कितने रेट के साथ वो डी वैल्यू हो रहे हैं, वो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है। इसके अंदर आपका सारी इन्फ्लेशन रेट भी आ गया होता है, मिक्स हुआ हुआ, और भी चीज़ें आ रही होती हैं सारी, जो सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना आपके पैसों की अमाउंट को, वो सारा कुछ आ जाता है। तो अब इसका इस फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला डिस्काउंट फैक्टर, इसका फ़ायदा क्या होता है। हम बेसिकली ना अ, अगर आपको कोई बंदा कहे कि यार आपने ना मुझे 2040 में ना 10,000 रुपया पकड़ाना, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हो कि करंट जो पैसे हैं आप इन्फ्लेशन वगैरह के लिहाज से एडजस्ट करके बता सकते हो कि करंट कितने पैसों में ट्रांसलेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक वैल्यू पैसों की गिर गई होगी। जो उस वक्त के 10,000 हैं वो इस वक्त के 10,000 जितने नहीं होंगे वैल्यूबल, वो उससे कम वैल्यूबल हो गए होंगे क्योंकि इन्फ्लेशन है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो अब जो हम करने वाले हैं उसको DCF एनालिसिस कहते हैं, डायरेक्ट कैश फ्लो। और ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली है कि क्या आपको ये चीज़ खरीदनी चाहिए या किस्तों पे लेनी चाहिए। तो सुन के तो लगता है कि यार किस्तों में भी तकरीबन उतने ही लग रहे हैं, हल्का फुल्का ही ज़्यादा इजाफा है। आ, लेकिन अगर हम इसको सही से एनालाइज करना चाहते हैं तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्योंकि आपने अगर आपको वो कहता है कि आपने फ़लानी तारीख पे 400 देना है, वो आज के 400 के बराबर नहीं है। तो उसके लिए जो है आप ये क्या नाम है, डिस्काउंट फैक्टर यूज़ कर सकते हो, ये 1+r⁻−t। ठीक है। तो उन्होंने आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, सॉरी, हाँ डिस्काउंट रेट दिया हुआ है ऑफ 3%। अब अगर आपको ये बता दिया तो आप इसकी बेसिस के ऊपर डिस्काउंट फैक्टर निकाल सकते हो। और हमने भी देखा था कि डिस्काउंट फैक्टर के थ्रू आप कभी भी कोई न्यू वैल्यू आपको दी हो और आपने फ्यूचर वैल्यू की बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपने उल्टा करना हो तो भी कर सकते हो रीअरेंज करके। तो इस केस के अंदर हम यूं इसको एक्सपैंड करेंगे कि उन्होंने कहा है कि आपने 24 किस्तें देनी हैं। तो उन 24 किस्तों के लिए आपके पास जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होएगा वो हर बार यही होगा कि मज़ीद चेंज होता जाएगा, मज़ीद इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करना पड़ता जाएगा। तो वो पावर ऑफ टी जो है इसके अंदर ये तो मैंने पहले मंथ के अंदर कन्वर्ट किया ना साल से। लेकिन अगर ये 2 मंथ्स के लिए होता तो ये 2/12 होता, 3 के लिए होता 3/12 होता। तो इन्होंने बस फिर से बाहर एक और बार पावर ले लिया नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, ताकि वही चीज़ इफेक्टिवली हो जाए। तो आप इसको समेशन में लिख सकते हो। और अगर आप इसको जल्दी से एवेल्यूएट करना चाहते हो सारी 24 किस्तों के लिए, तो आप बस जियोमेट्रिक सीरीज लगा के एक्सपैंड कर लो, तो बड़ी जल्दी से उसका रिजल्ट भी निकल जाता है। आपको इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ खुद मैन्युअली नहीं लिखनी पड़ती, सॉल्व नहीं करना पड़ता।
तो ये था कुछ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और ये जो फ्यूचर वैल्यू है इनका रिलेशनशिप किस तरह से है। तो ये फॉर्मूले जो है ना, ये दो ही आपको पक्के होने चाहिए। अ, उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि आपके पास अगर कभी भी बेसिकली यही है ना कि आपके पास जो रेट है डिस्काउंट का, रेट ऑफ डिस्काउंट, और आपके पास जो यूनिट ऑफ टाइम है वो ऑब्वियसली सेम यूनिट्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे होने चाहिए। ये ना हो कि आपका रेट हो पर मंथ का और आप ऊपर ईयर्स में लिख रहे हो, तो क्योंकि वो ऑब्वियसली डिफरेंट चीज़ है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कभी भी ये क्रॉस कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ईयर में है तो आप मंथ में कर लो, मंथ में है तो आप ईयर में कर लो। ये इतना मैटर नहीं करता, इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो ये बस बेसिक अरिथमेटिक है। आपने दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिए हैं, क्योंकि लेफ्ट वाला भी आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि डिस्काउंट फैक्टर फॉर अ मंथ कितना है, और राइट वाला भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस आप उसके अंदर थोड़ा सा अलजेब्रा लगा दो, तो फिर ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद एक और जो सवाल है वो ये है, जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप या तो एक नई वैन खुद ले लो या आप रेंट करो। अगर आप नहीं लेते हो ना, तो आपको ये कुछ खर्चे आएंगे कि एक तो ख़रीदने के डाउन पेमेंट की 10,000 की होएगी, साथ 500 की इंश्योरेंस होएगी, 150 का रोड टैक्स होएगा, और एनुअल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी होएगी। उसके अलावा अगर आपने कल को बेचना है, लेट्स से, तो वो अगर आप 5 साल चलाते हो तो 2,000 की बिक जाएगी। ये उसने कुछ डिटेल्स बताई हैं उस गाड़ी के बारे में। तो उसने साथ इंटरेस्ट रेट बता दिया और इन्फ्लेशन भी बता दिया। तो अब हम खाली इन्फ्लेशन या खाली इंटरेस्ट रेट के लिहाज से नहीं देख रहे, हम दोनों को के लिए एडजस्ट करने वाला है। तो ठीक है। अब आगे जो दूसरी ऑप्शन थी हमारे पास वो थी कि आप हायर कर लो, जो कि सिर्फ जो 35 रुपये लगाते हैं एक दिन के लिए। ठीक है। वहाँ पे आपके इतने ज़्यादा हज़ारों में लग रहे हैं, यहाँ पे एक दिन के लिए बस 35 लग रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आप अगर 100 दिनों में आप 100 दिन इस्तेमाल करते हो तो ये स्टैकअप होना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि हम 100 दिन इस्तेमाल करते हैं एक साल के अंदर, तो इसकी बेसिस के ऊपर हमने कंपैरिजन करना। तो सबसे ऊपर इन्होंने ना बाइंग अ वैन वाले सिनेरियो के अंदर ना सारी पेमेंट्स को लिखा हुआ है कि ईयर 0 के अंदर ना आपकी तो सबसे पहले कुछ जो इनिशियल पेमेंट्स हैं वो होंगी। तो यहाँ पे आप खाली पहले देखो, पहली 3 रोज़ यहाँ पे वैन परचेस सेल, टैक्स एंड इंश्योरेंस, मेंटेनेंस। ठीक है। उसके बाद जो नीचे है वो तो बस ये लिखा हुआ है एनुअल कैश फ्लो और एनपीवी ऑफ एनुअल फ्लो, टोटल एनपीवी। तो ये तो बस सम्स है। ठीक है। ठीक है। ये तो बस सम्स हो गए आपके। अब उसके अलावा जो है ये टोटल एनपीवी को इग्नोर करो अभी, ऑब्वियसली वो आगे राइट वालों को पूरे सालों के लिए वो किया हुआ है। ये जो नीचे वाले 3 रोज़ हैं इनको हम इग्नोर करते हैं, हम खाली इन 3 रोज़ को देखेंगे ऊपर वाले। तो हम बेसिकली ना सबसे पहले एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन के लिए। तो ईयर 1 के अंदर ऑब्वियसली आपको अगर अब इस वक्त आपको 200 लग रहे हैं, बाद में आपको मेंटेनेंस के लिए थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो अब इन्फ्लेशन के लिए हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्फ्लेशन के लिए कितना कहा था, 5%। तो हम 5% इंक्रीज़ करते जाएंगे। और वो कैसे करेंगे, वही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो पहले हम ये कर रहे थे कि हम फ्यूचर वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर की बेसिस के ऊपर निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू। अब हम उल्टा करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंट फैक्टर की बेसिस के ऊपर निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बस वो डिस्काउंट फैक्टर हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह की तरह वही वाली कैलकुलेशन होंगी इन्फ्लेशन के लिए। तो इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बस वही फॉर्मूला लगी जाना। तो अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो तो एक बार कर लेते हैं। हम निकालते हैं कैलकुलेटर इसके ऊपर ही। अब अगर हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज इन्होंने बताया कि 1 - 0.05 इस तरह से हो गया पहले। अब इसका रेसिप्रोकल होगा और इसकी पावर होगी, लेट्स से अगर हम ईयर 2 के लिए वैल्यूएट कर रहे हैं 2। ठीक है। तो ये जो है ये मेरा डिस्काउंट फैक्टर आ गया फॉर ईयर 2। इसको अब मैं ओरिजिनल से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। लेकिन मैंने ये नहीं करना,
मैंने इंस्टेड ये करना है कि मैंने 200 में से आंसर को करना है। तो अब मैं वैसे यार ये गंदा कैलकुलेटर, इसके अंदर वो नहीं होता। तो ये जो मैं पहले कर रहा था वो तब होता अगर मैं प्रेजेंट से उसमें जा रहा होता, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहा होता। अब इसलिए इसके अंदर उल्टा होगा, इसके अंदर हम डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो 1 नहीं होगा, सॉरी, 1+0.05 पावर ऑफ 2। और इसका एक सेकेंड में एक सेकेंड ये अच्छा ओके, मुझे इस मेंटेनेंस वाले कॉलम ने वाली रो ने गैस लाइट कर दी है। टैक्स एंड इंश्योरेंस के अंदर अगर हम देखें तो वो इन्फ्लेशन रेट के साथ ही चेंज हो रही है। तो अगर हम अब डीएफ देखें तो डीएफ बनता है आपका फॉर ईयर 3 आपका बनता है यही 1+0.05 रेसिप्रोकल लेने, इसलिए मैंने पावर माइनस कर दी है। और मैं तीसरे ईयर के निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। तो अगर मैं अब डीएफ यहाँ पे लिखता हूँ, ये मेरे पास आता है। और क्योंकि हम एक फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस के ऊपर, अब हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करने की जगह। तो जो बेस वैल्यू थी 650 उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 752 यहाँ पे आ रहा है, और ये भी वही चीज़ है। इसी तरह से बकाया सारे निकले हैं। मेंटेनेंस वाले रो के अंदर मुझे नहीं समझ आ रही, कुछ मसला है। पहला वाला सही निकल जाता है, दूसरे वाले की बारी शायद उन्होंने कोई गड़बड़ की हुई है या फिर उन्होंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ की हुई है जो डेटा के अंदर। ओके, मैं अब जाके पढ़ रहा हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस तीसरे, चौथे और पांचवें वाले साल के अंदर उसके पैसे बढ़ जाएंगे, तो वो मैंने नहीं देखा था। तो फिर ऑब्वियसली आप जो मैं पहले गलती कर रहा था, ये कहाँ पे गया, ये वाले तो वो 300 के साथ होके -2 होएगा। तो अब अगर हम देखें तो उनके रिजल्ट से मैच हो रहा है। इसी तरह से अगर हम उनकी दूसरे ये 3 के लिए देखें तो तब भी अब मैच हो रहा है। तो ये मैं गड़बड़ पहले कर रहा था, तो वो बेसिकली सवाल नहीं मैंने पूरा पढ़ा था जिसकी वजह से मेंटेनेंस वाली ही रो स्पेसिफिकली इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन आइडिया यही है कि अब हमने बस इस फॉर्मूले को उल्टा कर दिया, सारा कुछ यूज़ वही हो रहा है। तो ये जो है हमने इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके सारे फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स लिख दिए अपना। अब हम ये करेंगे कि हम ना कंपेयर करेंगे कि अगर मैं ये जो सारी चीज़ें हैं इनको करंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के लिहाज से एनालाइज करो। मतलब ये तो ईयर 2 के लिहाज से 1048 बता रहे हो ना आप, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट किया है। लेकिन अगर मैं इस वक्त आज अपने पैसे जो करंटली पड़े हुए हैं उनको बैंक में रखवा दूँ और उसके अंदर 5% इंटरेस्ट रेट पड़े, तो वो जो पैसे पड़े होंगे और ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनके अंदर कितना फ़र्क है, बेसिकली ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हम उसको उस इंटरेस्ट रेट के लिहाज से स्केल डाउन कर देता है। तो अब हम एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में लेके आ रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ईयर 2 के अंदर मुझे एग्जैक्टली 1048 रुपीज़ मिले अपने बैंक से, तो मुझे आज अपने बैंक में कितने रखने पड़ेंगे गिवन कि इंटरेस्ट रेट 5% है। तो आप इस तरह से ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को कंपेयर कर रहे हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी के साथ। तो पहले हमने प्रेजेंट से फ्यूचर में गए, अब हम फ्यूचर से प्रेजेंट पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों के लिहाज से स्केल वो कर सकते हैं। तो ये था आपका एनालिसिस। अब इसी तरह से आप नीचे वाले सिनेरियो के अंदर जो ऑप्शन 2 है उसके लिए आप टोटल नेट जो प्रेजेंट वैल्यू है वो निकालोगे ओवर ऑल द ईयर्स, और फिर आप कंपेयर करोगे किसके अंदर आपके पैसे ज़्यादा बच रहे हैं। तो यूँ होता है DCF एनालिसिस। अब DCF एनालिसिस के अंदर फ़ायदा ये है कि वो प्रिसाइस है, लेकिन नुकसान भी यही है कि वो प्रिसाइस है, क्योंकि अगर आपकी असम्पशन कोई थोड़ी सी भी गलत हो जाएगी ना, रिजल्ट्स बहुत डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद अगला टॉपिक है एनाटमी ऑफ ए सॉफ्टवेयर हाउस। मोस्टली ये सारा टॉपिक शुगर है, इसके अंदर कुछ इतना काम का नहीं बताया हुआ। इन्होंने एक केस स्टडी ली हुई है एक हाइपोथेटिकल कंपनी की, इसका नाम इन्होंने लिखा हुआ जी सेनिएड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये बिस्पोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। मतलब कोई भी बंदा कोई भी काम दे दे बस कर देंगे। और इनके ना 3 ऑफिस हैं।
इनका हेड क्वार्टर्स लंदन में है, एक और ऑफिस मैनचेस्टर में है, और तीसरा एक ऑफिस उन्होंने नया बनाया है अब्रॉड, नीदरलैंड्स में, क्योंकि उनके कस्टमर्स नीदरलैंड्स में काफ़ी हैं। तो उन्होंने बताया कि शुरू में इस तरह से था कि ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये दोस्त थे, इन्होंने शुरू की थी कंपनी, और शुरू में कोई मसले नहीं होते थे। छोटी सी कंपनी थी, सारे एक दूसरे को जानते थे, ओवर टाइम भी वर्क करना पड़ता था तो कर लेते थे। आ, उसके बाद जाके हुआ ये कि एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो ये मैनेजमेंट में कुछ मसले आना शुरू हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये भी चीज़ें होती हैं, फॉर्मल प्रोसेस फिर इम्प्लीमेंट करानी पड़ती हैं कि अच्छा अब आप अपना कोड भी टेस्ट करवाओ, ये भी करो वो भी करो। फिर आपको पर एम्प्लॉई उनकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी करना पड़ता है। इस तरह की चीज़ें, और कंपनी के साथ फिर वो जो पहले लॉयल्टी बिल्ड हुई होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयज़ की ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इन्होंने ये थोड़ी सी बात की हुई है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि जो आपकी कंपनी है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक ऑपरेशंस डायरेक्टर है। ऑपरेशंस ऑब्वियसली आपको शायद पता हो, वो यही होता है कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वो होता है जो आपका एक्चुअल प्राइमरी प्रॉफिट ड्राइवर है, ठीक है, जो मेन काम है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो उसका जो मैनेजर होगा, उसका जो डायरेक्टर होगा, वो ऑपरेशंस डायरेक्टर कहलाता है। उसके बाद टेक्निकल डायरेक्टर होता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करता है और मार्केटिंग रॉक्स में आ जाता है। और उन्होंने ना फिर इन सब की ज़िंदगियों के अंदर ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट दिखाए हैं कि अच्छा टेक्निकल डायरेक्टर ये चाहता है इस वाली टीम से, लेकिन वो वाली टीम ये चाहती है वगैरह। तो उन्होंने बेसिकली बस इस तरह की सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो ये इतना कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है देखने वाला। जो भी है आप खुद भी गैस कर सकते हो, पेपर में अगर कुछ आ भी जाता है इस तरह का तो आप खुद लिख ही लोगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो जो आगे बात की हुई है वो बात की हुई है बजटिंग की। तो बजटिंग जो है एक कंपनी की जब करते हैं तो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले प्रीवियस सारी कॉस्ट्स और रेवेन्यू देखते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर नए एस्टिमेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो और साथ हम अपनी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग वगैरह के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक बजट है जिसके अंदर उन्होंने सोचा हुआ है कि चलो ठीक है कि पिछले साल हमें 1999 के अंदर रेंट और रेट्स इतने लगे थे, तो अब मैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन वगैरह के लिए एडजस्ट कर लेता हूँ, तो फिर उसके लिहाज से मैं अगले साल का लगा लेता हूँ। इसी तरह से उन्होंने आगे कुछ स्केल अप करनी है कि यार इन्फ्लेशन वगैरह के लिए एडजस्ट कर लो, इस तरह से कर लो, तो थोड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ा दो इन सबको। और कुछ जिनके अंदर उनको महसूस हो रहा है कि नहीं यार अब हमने अपने ना मैनेजर्स की तनख्वाहें थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ानी है, तो उनको थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इस तरह से उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है अगले साल के एक्सपेंडिचर का। तो ये तो बड़ी लूज सी चीज़ है। अब उसके अलावा ये होता है कि आप थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले जाओ और आप स्टाफ के कॉस्ट रेवेन्यू एनालिसिस पे आ जाओ। तो ये एक्चुअल डेटा, ये प्रेडिक्शन नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसके अंदर ये बजटिंग हो रही है। और ये उन्होंने दिखाया हुआ है कि आपके पास ग्रेड 7 से लेके 1 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं, एक तो उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी पर एम्प्लॉई एनुअल कॉस्ट कितनी है, उनके एवरेज डेज वर्क कितने हैं पर एम्प्लॉई, और उसके अलावा उनकी यूटिलाइजेशन, बेसिकली एक कंप्यूटेड कॉलम है जो कि वर्किंग डेज से डिवाइड करे डेज वर्क को। तो 195 डिवाइडेड बाई 224 जो है वो 87 आपको देता है। तो 195 डिवाइड बाई 224 आप देख सकते हो 0.87 आ रहा है। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो इन अ ईयर के साथ डिवाइड किया हुआ है कि इस ग्रेड के एम्प्लॉयज से हम कितनी यूटिलाइजेशन ले रहे हैं ऑन एवरेज। उसके बाद इनकी डेली कॉस्ट कितनी पड़ी है कंपनी को, और इनका चार्ज रेट क्या है। अब चार्ज रेट बेसिकली ये है कि अगर ये कोई प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग एम्प्लॉयज़ है ना, मतलब अगर आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक्चुअल इंजीनियर्स हैं या कुछ कोई डेवलपर्स हैं, तो वो जो हैं आपकी कंपनी में कितने पैसे ला रहे हैं अपने एक दिन के काम के साथ, ठीक है। तो इसको फिर आप डेज वर्क के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप उसकी बेसिस के ऊपर अपना टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोशिश करें तो सबसे पहले तो ये होगा। अब उसके बाद आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय से भी इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये तो एक एम्प्लॉय के नहीं निकला। तो अब अगर आप देखो तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। तो 195 इंटू 195 मैंने बेसिकली किया चार्ज रेट
मल्टीप्लाइड बाय डेज वर्क। तो ये एक एम्प्लॉई का आ, एक एवरेज एम्प्लॉई को कितना पैसे कंपनी के लिए लेके आ रहा हो, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो फिर ऑल एम्प्लॉयज़ इन दैट ग्रेड। तो इस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट की हुई हैं, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस तरह से ना हम बस एनालिसिस करते हैं पिछले वाले ट्रेंड्स का, और उसकी बेसिस के ऊपर गेस करते हैं कि यार मुझे अगर पता है कि मैंने अगले साल एम्प्लॉयज़ अपने बढ़ाने हैं, तो उनके अंदर ऑब्वियसली तकरीबन डेज वर्क तो उतने ही होंगे ऑन एवरेज। एनुअल कॉस्ट वगैरह थोड़ी बढ़ा दो इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से, और चार्ज रेट जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि हमने भी अपना रेट थोड़ा बढ़ाना होगा। और उसकी बेसिस के ऊपर बस रफ सी एस्टिमेट ले लो। तो ऐसे हो गया। और डेली कॉस्ट ऑब्वियसली बस एनुअल कॉस्ट डिवाइड बाय डेज वर्क है, तो वो तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब आगे इसके अलावा हम सेल्स का भी एनालिसिस करते हैं। आपके पास दो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, कंफर्म्ड सेल्स रिपोर्ट और सेल्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इनकी बेसिस के ऊपर आप प्रेडिक्शंस करते हो कि अगली बार कितनी सेल्स होंगी, कितनी डील्स होंगी। इसी तरह से आप हर जगह बस यही करते हो कि आप प्रायर ट्रेंड्स देखते हो, आप इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते हो, अपनी कंपनी की एवेल्यूएशन के अंदर ट्रेंड्स जो हैं उसके वो देखते हो। और आप आपको अगर अगर एंटिसिपेट करो कि यार कुछ यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं वगैरह, क्योंकि पहले भी पास्ट में इस क्वार्टर में आती हैं, या अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो आप इस तरह से बस रैंडमनेस थोड़ी सी एक्सपेक्ट करते हो। और आप बेसिकली यू प्लान फॉर द वर्स्ट थोड़ा सा, इन केस के आपसे आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा खर्च हो जाए, इस तरह की चीज़ें। अब आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात की हुई है, ये उन्होंने उसी केस स्टडी को थोड़ा और आगे घसीटा हुआ है कि यार इस कंपनी के अब आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये कि उन्होंने ये करना है और समथिंग। वो इतना मैटर नहीं करता। वो फेयरली इंट्यूटिव बातें हैं कि वो हाँ, बस आपने सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आपने उनके लिए सोचने कि किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ देखने वाला नहीं है। आगे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको पता ही है वैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्या हैं, कि वो फॉर्मलाइज करते हैं एग्रीमेंट, कुछ प्रोविजंस डालते हैं, और टर्मिनेशन कंडीशंस वगैरह डिफाइन करते हैं। तो आ, ये उन्होंने कुछ और बातें की हुई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स है स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो उनका जो लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट है वो इतना मेच्योर नहीं है जितना दूसरी फील्ड्स के अंदर है। तो इसके अंदर आपको ना बड़ी मुश्किल से अच्छे कंप्यूटर से रिलेटेड लॉयर्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट लॉयर्स डोंट अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो उन्होंने बेसिकली कहा हुआ है कि कंपनियों को बड़े महंगे पड़ते हैं। लेकिन कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने लॉयर्स ले लू के ट्रेंड्स बना लिए हुए ना, तो अब सारे उनके ऊपर लग गए हैं। तो आ, इनको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मोस्टली जो साइन किए जाते हैं ना, वो इन चार ब्रॉड कैटेगरीज में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। सबसे पहला होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस या फिक्स्ड रेट, ठीक है। तो आई मीन इतना लंबा नाम है, सारा कुछ पहले ही वेल डिफाइंड है, मुझे कुछ समझाने की तो ज़रूरत है नहीं इसमें। आगे अगला है कॉन्ट्रैक्ट हायर। कॉन्ट्रैक्ट हायर के अंदर ये होता है कि आपको पर डे पर मैन डे आपको रेट डिफाइंड होता है। बेसिकली बस अगर दो कंपनियों के बीच में एग्रीमेंट हो रही है, तो वो कोई एन एम्प्लॉयज़ पकड़ लेंगे, उनको किसी सम अमाउंट ऑफ डेज़ के लिए एक काम पे लगा देंगे, और बस उसकी बेसिस के ऊपर उनको पैसे मिल रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ना हो, कितनी प्रोग्रेस होती है वो अलहदा कोई एक बंदा प्रोविजन डाल सकता है। लेकिन इन इट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हायर की कोर के अंदर कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एक टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट से निकला था। यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा रीपर्पस कर लिया गया। तो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता था कि जो अगर एक्चुअल इंजीनियरिंग की रिस्पेक्ट से देखें, तो ऑब्वियसली मटेरियल्स और टाइम दोनों के लिए आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट मिलती थी, कि अगर आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो वो इतना फिक्स नहीं रखते थे अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऑब्वियसली एक अपर लिमिट डिफाइन की होती थी, लेकिन ये नहीं था कि एग्जैक्टली इतने मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर फिर रिस्पॉन्सिब कॉन्ट्रैक्ट हायर की तरह नहीं है। इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी वो कंपनी की होती है कि आपने कंप्लीट करना है विद इन द गिवन टाइम। तो आप अगर आपकी कोई AWS क्लाउड वगैरह की होस्टिंग है, उसके पैसे ज़्यादा ज़्यादा दे देंगे। वरना इसके अंदर कुछ इतना खास डिफरेंट नहीं है पहले वाले के साथ।
उसके बाद कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बेसिकली कंसल्टेंट के रोल के लिए अगर आप किसी से एडवाइस वगैरह लेना चाह रहे हो। ये वो बस इतनी सी चीज़ है। अब जो ज़्यादातर फोकस है हमारा वो होगा पहला वाला, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड रेट। अब ये वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, इनकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म के ना स्ट्रक्चर को थोड़ा देखने वाले हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? मतलब बेसिकली वही जो ट्रेंड्स डेवलप हो चुके हैं और नज़र आ रहा है कि यार ये बस कंसिस्टेंटली चलते जा रहे हैं मार्केट में, बस यही लोग ना इसी को थोड़ा सा चेंज करके ना बस ये कहते हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आपकी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, वही जो 10-15 पॉइंट्स हर जगह कॉपी पेस्ट हुए होते हैं। उसके बाद आपके एनेक्सीज होते हैं या फिर अपेंडिसीज, कुछ लोग कहते हैं इसको, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा डिटेल्स हो सकती हैं। तो मतलब अगर आप अपने पूरे सिस्टम की डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हो, आपकी जो SRS डॉक्यूमेंट होती है, जो हम इसी में पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वो जो है वो इधर एनेक्सीज के अंदर अटैच होती है, ताकि आप पूरा डिफाइन भी करो ना साथ सिस्टम, खाली ये ना हो कि अच्छा पैसे इतने देने वगैरह बताया है नहीं कि बना क्या रहे हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें। अब स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये आता है। सबसे पहले व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, आपके लोग बना क्या रहे हैं। उसके बाद ये है कि आपने क्लाइंट को भेजना क्या है, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड वर्सेस व्हाट इज़ टू बी डिलीवर्ड। अब कुछ जगहों पे सोर्स कोड नहीं आगे दिया जाता, एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज आगे दी जाती हैं, या फिर सर्विस आगे दी जाती है कि हम आपको होस्टिंग भी करके ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कर रहे हैं हम, कि हम आपको आपके लिए रन भी सारा कर देंगे लेकिन हम अपना कोड नहीं दिखाएंगे। तो ओनरशिप ऑफ राइट्स वगैरह की बात भी इसमें ही आ जाती है कि क्या चीज़ जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना हिस्सा आपका है, कितना हिस्सा क्लाइंट का है। तो हो सकता है कि आपको कि हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यूसेज राइट्स आपको दे रहे हैं, हम आपको कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन राइट्स नहीं दे रहे। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खाली हमारे पास हैं। ये नहीं है कि आगे क्लाइंट मजीद ये सॉफ्टवेयर सेल कर सके, लेकिन हो सकता है कि कंप्लीट ओनरशिप आप दे रहे हो। तो ये भी सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। उसके अलावा पेमेंट टर्म्स हैं कि इस किस पॉइंट पर जाके कितने पैसे मिलने हैं वगैरह, अगर मिस हो जाए कोई डिलीवरेबल या डिले आ जाए तो कितने होने हैं, इस तरह की बातें सारी लिखी होती हैं। उसके बाद ऑब्लिगेशंस हैं कि क्लाइंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं प्रोवाइडर को, और प्रोवाइडर की क्या ऑब्लिगेशंस है क्लाइंट को। उसके अलावा पेनल्टी क्लॉजेज हैं कि अगर कोई बंदा अपनी किसी ऑब्लिगेशन के अंदर फेल हो जाता है या अपना जो डिलीवरेबल है कोई फेल कर जाता है या कोई क्वालिटी थ्रेशोल्ड मीट नहीं होता, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज डिफाइंड होती हैं कि आपके इतने पैसे कटेंगे फिर वगैरह, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा प्रोग्रेस मीटिंग्स होती हैं कि कितनी होंगी वगैरह, कब होंगी, ये भी डिफाइंड होता है। ये मिनिमम नंबर ऑफ प्रोग्रेस मीटिंग्स हैं। उसके अलावा कुछ मिनिमम क्वालिटी थ्रेशोल्ड भी होता है कि हम किस तरह से क्वालिटी मेजर करेंगे अपनी प्रोडक्ट की, कि ये ना कह सके बंदा कि यार आपने हमें एक गलत क्वालिटी प्रोडक्ट दी है, और उसके अंदर क्वालिटी कंप्लीटली सब्जेक्टिव हो कि बस क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा इसलिए क्वालिटी बुरी है। तो क्वालिटी के लिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रख लेते हो कि इसके अंदर अगर ये फीचर्स होंगी ना तो ये क्वालिटी इसकी हाई है। इसी तरह कुछ एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है कि किस पॉइंट पे आप आके कह सकते हो कि ठीक है यार जो इन्होंने कमिट किया था ना वो बना लिया। खाली क्लाइंट के ऊपर तो आप छोड़ नहीं सकते, वरना तो वो अपने पैसे बचाने के लिए कहेगा नहीं नहीं आपने कुछ नहीं डाला और बाद में आपके पैसे खा जाए। तो वो भी आपको लिखना पड़ता है। अब उसके अलावा वारंटी और मेंटेनेंस है। तो अगर आप सोचते हो कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से वारंटी मेंटेनेंस क्या होता है, तो वारंटी बेसिकली ये होता है कि पहले कोई साल 2-3 साल जो आपके सॉफ्टवेयर को बना के डिलीवर कर दिया ना आपने, उसके अंदर कोई बग्स वगैरह अगर निकल जाते हैं तो वो आप मुफ्ते के कहते हो कि ठीक है हम डीबग कर देंगे, हम इतनी सपोर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही वारंटी एक्सपायर होती है उसके बाद मेंटेनेंस फेज पे आ जाता है, तो तब आप फिर पैसे लेना शुरू हो जाते हो कि अब अगर आपने कोई इसके अंदर चीज़ चेंज करवानी है, कोई आपको बाद में जाके कोई 2 साल बाद जाके आपको पता चले कि यार इसके अंदर एक और मसला है ये, तो तब फिर वो कहते हैं कि यार अब हम पैसे लेंगे एक्स्ट्रा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें डिफाइंड होती हैं। आगे स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग, कि आप एजाइल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे हो, क्या आपके डिलीवरेबल्स होंगे, क्या इस तरह से आपने आर्टिफैक्ट्स क्या बनाओगे, इस तरह की चीज़ें।
उसके बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, अगर कोई बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाती है तो आर्बिट्रेरी बॉडीज़ वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि आपने किसी प्रोफेशनल बॉडी के पास जाना है, क्या करना है वगैरह, उसके बारे में भी चीज़ें लिखी हो सकती हैं। उसके अलावा टर्मिनेशन कंडीशंस कि कॉन्ट्रैक्ट किन कंडीशंस में टर्मिनेट होएगा, और अगर होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें ना पहले की लिख दी गई हुई हैं। लोग बस हल्का फुल्का ना बस उसके अंदर एक आध चीज़ चेंज कर देते हैं और कहते हैं ये जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और एंड पे फिर एनएक्सीज के अंदर अपने सॉफ्टवेयर की एसएलएस अटैच कर देते हैं और कहते हैं ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड रेट। तो उसके बाद अब अगला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि वो क्यों बनाए गए, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो ये तो वैसे आपको थोड़ा पता ही होगा, लेकिन बेसिकली एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने बताई हुई है कि वर्कफोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है। तो जो इस वक्त आप लोग लिंक्डइन पे भरते फिर रहे हो सारे वो क्विक अप्लाई, इजी अप्लाई, जो भी नाम है वो सारे एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि उसमें से आपको सिलेक्ट करना है वगैरह, ये देखना है, पोस्टें वगैरह लगानी है इस चीज़ों के लिए। उसके अलावा कुछ अप्रेजल स्कीम्स हैं, बेसिकली असेसमेंट स्कीम्स कह लो इनको, जो कि आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस वगैरह को मेजर कर रही होती हैं। तो इसके अंदर हमारे सर तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए थे इन सारी चीज़ों के अंदर, कि अप्रेजल के अंदर सेल्फ अप्रेजल होता है, पीयर अप्रेजल होता है, 360 डिग्री अप्रेजल होता है, जिसके अंदर हम खाली पीयर्स नहीं बल्कि आपके सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट से भी पूछते हैं कि जी बताओ किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का काम करता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल जा सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना मैटर करता कि इतनी डिटेल में बंदा जाए, क्योंकि ये तो आना नहीं है कि आप इसके ऊपर पूरा ऐसे लिख दो। लास्ट पेपर में हमने देखा ही था कि किस तरह का आया था सवाल। आगे है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में उन्होंने एक डिफरेंस बताया हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वीक एम्प्लॉयज़ या फिर मतलब कोई एग्जिस्टिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए, जबकि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कि अगर कोई बंदा कोई सीनियर डेवलपर है और आप कहते हो यार ठीक है अब है ना यही बंदा ना कल को जाके ना मैनेजमेंट पोजीशन में आ जाए, क्योंकि ये बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ी देर का हमारे पास काम कर रहा है, तो इसको ना हम ना जानबूझ के ना कुछ और कामों में भी लगा देते हैं। तो वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं कि आप उसको ना अपने काम से अनरिलेटेड थोड़ी सी जगहों पे भी एक्सपीरियंस दिलवा रहे हो। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस उन्होंने बताया। उसके बाद है रीन्यूमरेशन स्कीम्स। रीन्यूमरेशन स्कीम्स बेसिकली है कि पेज और बेनिफिट्स किस तरह के होंगे, किन पॉलिसीज़ के बेसिस के ऊपर आपको रेज मिलेगा, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, कितना मिलेगा, और आपकी जॉब की ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस की लिहाज से देखा जाता है तो जॉब एवेल्यूएशन के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं, ये किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जो सारी पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करनी है उनको अब इन्फोर्स करना, वो भी इनका ही काम है। उसके बाद जो क्या नाम है, अगर कोई कल को बंदा फायर करना पड़ जाता है या कोई रिडंडेंसी आ जाती है, तो फेयर डिसमिसल पॉलिसीज़ जो हैं, तो फेयर डिसमिसल कब होता है? फेयर डिसमिसल होता है अगर आपके पास या तो ये हो ना कि यार ये बंदा इनकॉम्पिटेंट है या इसने कोई कंपनी की पॉलिसी वायलेट की है, तो वो बंदा समझा सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास, आप कह सकते हो कि रिडंडेंसी आ गई। रिडंडेंसी ये है कि बेसिकली आपने जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग हायर किए हैं, तो उस केस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लॉज हैं, रिडंडेंसी लॉज वगैरह, वो अप्लाई करते हैं कि इसको आपने एक मंथ की एक पे भी देनी है, क्योंकि उसकी गलती थोड़ी है कि आपने ज़्यादा हायर किए हैं। तो ये डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद है रिजॉल्विंग जनरल एम्प्लॉई ग्रीवेंसेस, कि अगर कोई केस आ जाता है कि नहीं यार ये फलाने बंदे ने इस तरह से कर दिया, ये बंदा ये कर रहा है, इस बंदे ने ये मेरा क्रेडिट मारा है, ये किया है, ये किया है वगैरह, वो सारे मसले इन्होंने हैंडल करने हैं जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। आ, तो इसके अंदर इतना ही है, मतलब जितना डिटेल में चले जो जा सकते हो, वरना तो बंदा डिटेल में पढ़ने को तो पीछे वाले हर टॉपिक में जा सकता है कि नहीं यार ये डायरेक्ट कैश फ्लो एनालिसिस की जगह ना मैं ना पूरी बीबीए की डिग्री करने वाला हूँ। तो लेकिन इसके अंदर इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कोई भी। आपको पता ही है कि जनरल सा पेपर आना है जिसके अंदर आपने बस ये टर्म्स लिख के आ जानी है ताकि वो खुश हो जाए कि ओ हमने पढ़ा था। तो पीपीआईटी के अंदर मेनली यही चीज़ें हैं। बकाया तो
हाँ वैसे लिटरली यही है, क्योंकि बकाया कट गया जो भी था वो कॉपीराइट लॉज वगैरह वाला।